हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग का आज फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसका कंप्लीट रिवीजन होगा, यानी जिनका भी क्लासेस छूट रखा है वो यहाँ से आके क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिनसे वो टॉपिक सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो ये चैप्टर 1 और 2 इन दोनों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो इस वीडियो में स्टार्ट होगा। तो जिनका भी छूट रखा है पहले वो इस वीडियो को देख के अपना रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ होता है जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वैसे ही होता है कूलम्ब्स लॉ। यूनिवर्स में कहीं भी दो चार्जेस प्रेजेंट हो और उनके बीच में कोई सेपरेशन हो, आर सेपरेशन, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है इन चार्जेस की वजह से। उसी के बारे में ये कूलम्ब्स लॉ है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, यहाँ पे इंटरैक्शन वर्ड इसलिए है क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मीन्स जितने ज्यादा चार्जेस का अमाउंट होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे मॉड यूज करना है क्योंकि डायरेक्शंस के बारे में आगे बताऊंगा तुम लोगों को। उसके आगे देखो सेकेंड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा फोर्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। एंड डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतना ही कम लगेगा। अब देखो अगर इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करें Q1 Q2 और 1/r² तो ऐसे बनेगा। उसके बाद जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट k होगा। इस k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट k की कैसे आएगी? देखो अगर k की यूनिट लिखनी है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला k के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यूनिट ऑफ k, देखो k का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू r² अपॉन Q1 Q2। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। r², r डिस्टेंस का स्क्वायर है दैट इज मीटर स्क्वायर, और चार्जेस की यूनिट होती है कूलम, सो कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया पूरा टॉपिक हमारा कूलम्स लॉ। अब देखते हैं k की वैल्यू। k की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये जो टर्म है E0 इसको ε0 पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट कैसे आएगी? तो अभी हमने k की यूनिट देखी थी। k की यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन देखो कैसा है, इनवर्सली ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा बस सबका। इस ε0 को पढ़ते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये वो वैल्यू होती है जबकि फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में अगर कहीं पे दो चार्जेस रखे हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इसी वैल्यू पे डिपेंड करता है, ε0 पे। अगर मीडियम चेंज कर रहे हो, जैसे दो चार्जेस के बीच में हमने वैक्यूम के जगह पे हमने मान लो बहुत सारा वाटर रख दिया, अब जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू अलग आएगी क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ वैक्यूम के लिए लगता है। तो उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना होता है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी, वो होता था डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये भी वैसे ही कुछ होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब टोटल परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनका जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी दी होती है तो इस फॉर्मूले में कैसे चेंज आएगा? देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। इस फॉर्मूले में अगर मान लो मीडियम चेंज हुआ तो ये जो फॉर्मूला आएगा कि Q1 Q2 अपॉन r²। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले वैक्यूम था, अब इनके बीच में चार्जेस के बीच में वाटर रख दिया, और सपोज वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है ER। तो क्या होगा, k के फॉर्मूले में ε0 किधर आ रहा है? नीचे, यानी ER को हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ, ER × ε0, टोटल E यहाँ पे रखेंगे। इसलिए जो फोर्स होते हैं वो जाएगा पहले जितना फोर्स लग रहा था अपॉन में E। यानी मीडियम चेंज करने की वजह से कभी भी जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है ER टाइम्स। इस ER को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब देखो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में
उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टार्टिंग में मैंने बोला था मॉड लगा लेना, क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस इसके बाद हम देखेंगे कैसे। जैसे अगर फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिट वेक्टर है, यानी ये सिर्फ डायरेक्शन देगा, इससे मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, पढ़ा था तुम लोगों ने वेक्टर्स में, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो जब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? गुड, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब हो गया कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ ये तुम लोगों ने 11th में 2 बार पढ़ रखा होगा। एक जब बहुत सारे मासेस प्रेजेंट होते हैं उस टाइम हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, और दूसरा एक वेव्स जो चैप्टर था उसमें बहुत सारे वेव्स होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्ट करता है। अब देखो जैसे मान लो कोई एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 ऐसे ऐसे Qn, देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस अराउंड ए चार्ज कैपिटल Q। अब क्या होगा, सब इस पे थोड़ा कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। मान लो पहले वाले का डिस्टेंस है R1, दूसरे वाले का डिस्टेंस है R2 और सबसे लास्ट वाले का डिस्टेंस है Rn। अब देखो टोटल फोर्सेस कैसे लिखेंगे, तो जो टोटल फोर्स होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होता है। यानी जो F1 फोर्स लगाएगा, जैसे इस Q पे हमें टोटल फोर्स देखना है तो Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, ऐसे Qn तक हम लिख देंगे F1 प्लस F2 प्लस प्लस डॉट डॉट Fn। ये जो टोटल फोर्स होगा इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट तुम लोग को लिखना होगा, द टोटल फोर्स is the vector sum of all the individual forces. This is called principle of superposition. अगर इसको वेक्टर में लिखना है, जैसे सारे सब पे एरो लगा हुआ है, तो पहला फोर्स तुम लिखना K Q Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। यहाँ पे मॉड जरूर लगा देना क्योंकि मैग्नीट्यूड एंटायरली पॉजिटिव होना चाहिए। वेक्टर का जो कंटेंट है वो यहाँ से आएगा पॉजिटिव, मतलब वेक्टर में जो भी डायरेक्शंस आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव वो इससे डिसाइड होंगे। तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करना, पहले वाला। ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला रेयरली यूज होता है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हम इसके साथ सिर्फ एक आर कैप लगा देंगे, इससे फॉर्मूला में नीचे आर क्यूब वाला टर्म नहीं आएगा। फिर दूसरा के क्यू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, इसके साथ हम आर कैप लगा देंगे। अब अगेन ध्यान रखना है R1 के साथ R1 कैप होना चाहिए, R2 के साथ R2 कैप होना चाहिए, और जो सबसे लास्ट वाला है उसको भी ऐसे लिख देंगे के क्यू Qn अपॉन Rn स्क्वायर, इसके साथ Rn कैप करा दें। ये ध्यान से देख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये तुम लोगों के लिए नया नहीं है क्योंकि 2 बार पहले भी 11th में पढ़ चुके हो। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम जितने भी फोर्सेस लगते हैं उन सब का वेक्टर सम निकाल लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो किसी भी चार्ज के अराउंड एक लिमिट होती है कि कहां तक वो उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब कहां तक वो दूसरा चार्ज अगर वो प्रेजेंट हो उसके जैसा, यानी लाइक या अनलाइक उसके अपोजिट, तो उस पर ये फोर्स लगा सकता है या नहीं लगा सकता। तो किसी भी चार्ज के अराउंड का वो पूरा रीजन जहां तक वो फोर्सेस लगा सकता है उस पूरे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखना, द रीजन अराउंड अ चार्ज where the electric force can be detected. Okay? इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उससे डिवाइड कर दो तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है पता चल जाएगा। जैसे सपोज ये वाला जो चार्ज है वो r डिस्टेंस दूर था, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, अभी मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, बताओ फॉर्मूला। गुड, के क्यू क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। अब अगर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें इस वाले क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो भी चार्ज यूज होता है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे इसमें ये वाला चार्ज, दो चार्जेस थे, मैंने इस वाले को डिवाइड किया क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा था, तो ये इसका फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इसका लग रहा है जो हमने निकाला है, यानी जो भी चार्ज फॉर्मूले में प्रेजेंट होगा उस पे ही लग रहा है। अब जैसे फोर्स में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम प्रिंसिपल लगता है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लो। अगर बहुत सारे ऐसे क्यू चार्ज के अराउंड बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे फोर्सेस में लगेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बार ऐसा यूनिट देख लो, जैसे फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझ लो। डाइपोल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by some distance, that is if there are two charges, one is positive another is negative and they are separated by some distance, मान लो 2a डिस्टेंस इनके बीच। अब ये 2a क्यों लेते हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि जब दो चार्जेस होंगे तो उनका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो एक चार्ज हम सेंटर से मानते हैं कि a डिस्टेंस आगे है और दूसरा चार्ज उससे a डिस्टेंस पीछे है, इसलिए पूरा डिस्टेंस हो जाता है 2a। तो ये जो सिस्टम है इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। अब जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ था उस तरह डाइपोल का भी एक स्ट्रेंथ होता है जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड गुड डाइपोल मोमेंट। अब देखो इसको हम P से डिनोट करेंगे, स्मॉल p, याद रखना एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है 2a³। अभी कैसे आया, डाइपोल स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, मेनली इसका पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a × q, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी इसके बारे में लिख लेना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शंस होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगेन देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका क्या होगा, चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की कूलम मीटर। डायरेक्शंस कैसे होंगे देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके बारे में हम जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे तो उसमें तुम लोगों को ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। अब ये पूरा नोट कर लो। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये तुम लोग के एग्जाम में आते ही आता है। मान लो दो चार्जेस हो नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे डाइपोल था, उनके बीच का डिस्टेंस था कितना, वो 2a। अब ये जो पॉइंट है एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस का मतलब होता है इन चार्जेस की लाइन अगर ऐसे आगे की तरफ ड्रॉ करें, इसी लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, सपोज पॉइंट P लेट किया हमने, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट एट द एक्सिस। अब मान लेते हैं इस पॉइंट का इन दोनों चार्जेस के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। ये सेटअप समझ आ गया, दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस था 2a, और ये जो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो है हमारा r। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे आएगा। देखो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मान लो यहाँ पे जब भी कोई पॉइंट देखना होता है उसको तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। और इस पॉइंट पे जैसे ये पॉजिटिव है, हमने इसको यूनिट पॉजिटिव माना है, तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस साइड। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं ई टोटल, वो हो जाएगा E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और E ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम दोनों पे एरो लगा देंगे। अब फॉर्मूले लिख लो दोनों के। पहले वाला चार्ज जो है उसका E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा तुम लोगों ने डिस्टेंस। लेकिन पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस है कितना, देखो सेंटर से आर डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आर तक का वो है ए, तो ये आर से कितना कम हो गया, गुड, ए कम हो गया। ये आर माइनस ए स्क्वायर प्लस अगेन ये वाला चार्ज होगा, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, माइनस लगा दिया यानी उससे डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड में लग रहा है। अब ये दूसरे चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा इस वाले का, देखो यहाँ से यहाँ तक आर है और ये अगेन ए डिस्टेंस आगे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करना है, कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, वेरी गुड, के क्यू कॉमन आया, 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे माइनस साइन आएगा आर प्लस ए स्क्वायर। नोट कर लिया इसको। अब देखो नीचे इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला उस साइड जाएगा, तो इसका क्या हम लिखेंगे के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, देखो नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, गुड, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसमें क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों का जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा और 2ab प्लस 2ab 4ab, यानी कुछ ऐसा आएगा 4ra के क्यू के साथ मल्टीप्लाई में, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब क्या इस फॉर्मूले को और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, तो देखो तुम लोग को इससे पहले डाइपोल मोमेंट कराया था मैंने, जो कि होता है 2a क्यू। अब अगर इसमें से 2a क्यू कॉमन ले लें तो एक और 2 बच जाएगा, तो वही हो जाएगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तुम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस डिराइव हो गया, इसको ध्यान से देख लो। हमने यहाँ पे दो चार्जेस की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको नॉर्मली ऐड किया और सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक स्पेशल केस होगा, अभी पहले उसको सीख लेते हैं, इतना नोट कर लो। अब देखते हैं स्पेशल केस क्या है। ये जो हमारा डाइपोल था उसके एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया था। अब इसमें हमें मानना है स्पेशल केस में ये जो पॉइंट है वो इस डाइपोल से बहुत दूर है, यानी जो डिस्टेंस r है वो इन डाइपोल के जो a है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो तुम्हारा एक्सिस का फॉर्मूला है उसमें हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a जहाँ पे सब्ट्रैक्शन में होगा वहाँ पे। तो जब a को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2kp अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये r भी था यहाँ पे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4, यहाँ पे एक r है, ये कैंसिल होकर बन जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ये स्पेशल केस लगाने के बाद फॉर्मूला है, इसी को जनरली यूज करते हैं क्योंकि जो एक्सिस का पॉइंट है वो हम इस छोटे वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत आगे लेट करते हैं।